इसलिए हमें हर पल चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो कहानी है एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडियन विलेजेस आर्यन मिश्रा। भी इनको इंडियन विलेजेस के एस्ट्रोनॉमर क्यों बोला जाता है जबकि वो सिर्फ 23 साल के हैं। तो इसके पीछे कहानी उनके बचपन से शुरू होती है। उनका जो बचपन है वो दिल्ली में गुजरा और दिल्ली में जब भी वो सुबह उठते थे उनके पिताजी जो है वो न्यूज़पेपर डालने जाते थे। ये भी उनके साथ में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर डालने के लिए जाते थे और रात को खुले आसमान में सोते थे। जब ये खुले आसमान में सोते थे और स्पेस की तरफ देखते थे तो ऐसा होता था कि वो स्पेस की गहराइयों में चले जाते थे और ये तारे सितारे उनके साथ खुद बातें करते थे। उनकी इसमें इतनी रुचि बढ़ गई कि 5वीं कक्षा में जब वो थे तभी उन्होंने डिसाइड किया कि उनको स्पेस में काम करना है। 6ठी कक्षा में उनको खुद का एक टेलीस्कोप लेना था, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी थी कि खुद उनके माता पिताजी मोल मजदूरी करते थे तो कैसे वो टेलीस्कोप ले। इसीलिए वो स्कूल में पैदल जाते थे ताकि कुछ पैसे बच सके। इतना ही नहीं, वो एक टाइम ही खाना खाते थे कि वो खाने के पैसे बच सके और ऐसे करके उन्होंने उनका खुद का पहला टेलीस्कोप खरीदा जो कि 5,000 रुपए का था। लेकिन ये खरीदने के लिए उनको 1.5 साल लगे। ये होने के बाद में उनको जब इंटरनेट का जमाना आया वो कॉलेज में गए और वहां पे जाने के बाद में लैपटॉप उनके पास में नहीं था तो वो साइबर कैफे में घंटों बैठ के इंटरनेट पे स्टडी करते थे कि स्पेस में क्या शुरू है, कैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है और क्या करना चाहिए। ऐसे इसमें 2021 में एक प्रतियोगिता आई जो कि इंटरनेशनल लेवल पे थी कि एक स्पेसिफिक रीजन में एस्ट्रॉइड जो है वो कौन पहले ढूंढ के निकालता है, जिसमें नासा से भी पहले इन्होंने वो काम करके दिखाया और इसी के साथ उनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम हो गया। ये सब होने के बाद में जब उनको इंटरनेशनल ऑफर्स भी आए तब उनको उन्होंने ये सोचा कि और उनका ये बहुत रुचि था कि मेरे साथ में जो ग्रामीण ऐसे कई बच्चे कई टैलेंट्स है जो कि एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि ऐसा मैं ये स्कूल खोलूं जहाँ पे बच्चे बूढ़े ये स्पेस में देख सके, समझ सके और इसमें कुछ काम कर सके। इसीलिए उन्होंने एक योजना तैयार की कि एस्ट्रो स्कूल, यानी हर एक रूरल गांव में एक ऐसा स्कूल तैयार करें जहाँ पे बच्चे इसके बारे में पढ़ सके और एक विज्ञान सेंटर या एक ट्रेनिंग सेंटर और रिसर्च सेंटर जहाँ पे उनका अगर उनको कुछ रिसर्च भी करना है तो वो कर सके। आज तक इन्होंने 320 स्कूल पूरे भारत में तैयार किए हैं और इनका ये सपना है कि पूरे भारत के हर एक गांव में ऐसा एक स्कूल तैयार हो एस्ट्रोनॉमी का, जहाँ पे वो बच्चे जो है उनको ये प्लेटफॉर्म मिले और वो खुद को एक इंटरनेशनल लेवल से भी बढ़कर कुछ काम अपने भारत देश के लिए कर सके। इम्पोर्टेंट ये, हम ये सोचते हैं हमेशा कि क्या सपने सच होते हैं। सपने 100% सच होते हैं, लेकिन उसके लिए उसको कंप्लीट करने के लिए जो ताकत और हिम्मत है वो दिखानी ही पड़ती है। अगर डॉक्टर होमी भाभा जो ये सोचते थे कि न्यूक्लियर सुपर पावर भारत कभी बन ही नहीं सकता, ये सपना अगर नहीं देखते थे तो शायद हम इंटरनेशनल लेवल पे कई और कगार पे खड़े होते। हमारे जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, अगर वो ये सपना नहीं देखते थे कि स्पेस में भारत को नंबर 1 पे लेके जाना है तो शायद हम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के लिए आज भी किसी और देश पे डिपेंडेंट होते थे। डॉक्टर एपीजे कलाम अगर ये नहीं सोचते थे कि उनको ऐसी मिसाइल तैयार करनी है जो भारत खुद अपने लिए सुरक्षा के लिए तैयार कर सके तो शायद हम सुरक्षा के लिए भी किसी और पर डिपेंडेंट हो सकते। आज हम सभी एमसीएल वासियों ने ये सपना देखा है कि हम भारत देश को ईंधन में स्वयं पूर्ण करें और ये सपना कंप्लीट करने के लिए जितनी कीमत हमें अदा करनी थी वो हम सब ने कर चुकी है और अभी ये वक्त है कि हम ये सपने को पूरा करें। तो चलिए अभी इसी सपने के कर्णधार और हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ को हम बुलाते हैं और ये वेबिनार आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार करके स्थापित करना है।
मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और उनकी अपनी मार्केटिंग की व्यवस्था है। सन 2025-26 में इनका ये रिपोर्ट कार्ड है, इतना इन्होंने टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें अपने आप को इस साल एक बिजनेस कॉर्पोरेशन करके एस्टेब्लिश करना है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस साल एक क्रांति की शुरुआत करनी है। क्रांति इस दुनिया को बचाने के लिए, क्रांति ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए, क्रांति ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए। दोस्तों, इस साल हम दुनिया को दिखा देंगे कि हर वो चीज, हर वो वस्तु जो तेल से बनती है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जो कृषि से बनेगी, खेतों से बनेगी, जो प्राकृतिक चीजों से बनेगी, और वो बहुत बेहतर तरीके से हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगी और इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगी। ये हम इस साल इस दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ भी हम दुनिया के सामने ये रखेंगे कि किस तरह से ये बदलाव होगा, किस तरह से हम ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत होगी। और वो चीज, वो स्ट्रैटेजी, वो तरीका होगा लोगों का आंदोलन। और यही इस साल शुरुआत करेंगे। इस साल ऐसी क्रांति की शुरुआत करेंगे कि फिर से इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाएंगे। और दोस्तों, इसके लिए इस साल कौन कौन से बिजनेस करने हैं, क्या करना है, इसका बिजनेस रोडमैप हमने तैयार किया। और वो बिजनेस रोडमैप ये है कि हमें अपने परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। और इसके लिए जो फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम हमने किया है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको वेरीफाई कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको कंफर्म कर सकती। दोस्तों, ये फंडिंग की व्यवस्था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैनेजमेंट अभी इन्वेस्टर की अकाउंट्स टीम और विजिलेंस टीम कर रही है। और दोस्तों, वो अपने तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। हमारे हाथ में है कि हम अपना बिजनेस एक्शन प्लान उन्हें दें, हमारे हाथ में है कि हम उनको अपना यूटिलाइजेशन प्लान उनको दें, हमारी लायबिलिटी लिस्ट उनको दें जो हमने दी है। हाँ, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीजें बहुत ही फास्ट, एफिशिएंट होने वाली है। और ये जो फंडिंग की जो इशू आज हमारे परिवार में चल रहा है, ये कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से एलिमिनेट होने वाला है। और हम लोग सब मिलकर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, और वो है बिजनेस। और दोस्तों, इस ट्रांच के साथ हमें 19 एमकोल प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना है, एमकोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। लेकिन जिस तरह से अभी टाइम फ्रेम है, जिस तरह से अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हम इसी ट्रांच में और नए एमकोल प्रोजेक्ट को जोड़ने वाले हैं। और इसके बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। दोस्तों, हमें कुल 200 एमकोल प्रोजेक्ट इस साल करने हैं। अभी इस ट्रांच के साथ हम ये जो प्रोजेक्ट करेंगे, हर लोकेशन पे हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल तैयार करना है कि जिसमें रॉ मटेरियल आ रहा है, हम एमकोल तैयार कर रहे हैं, हम एमकोल बेच रहे हैं, और एक अच्छा हेल्दी रेवेन्यू, अच्छा हेल्दी प्रॉफिट हम सबके लिए तैयार कर रहे हैं। कम से कम 1 करोड़ टर्नओवर हम हर महीने, हर एक लेवल पे, हर एक प्रोजेक्ट के लेवल पे कर रहे हैं, जैसे लाडोनन में हो रहा है। दोस्तों, ये एमकोल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रांतिकारी ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि एमकोल एकमेव ऐसा प्रोडक्ट है कि जो सिंगल प्रोडक्ट हमें एज अ ब्रांड, एज अ कॉर्पोरेट करके एस्टेब्लिश कर सकता है। आज पूरी दुनिया इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एक ही चीज के ऊपर काम कर रही है, और वो है रिन्यूएबल एनर्जी। और इस रिन्यूएबल एनर्जी में वो सोलर पे काम कर रही है, विंड में काम कर रही है, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम। Recording in progress. दोस्तों, एमकोल हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। आज जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी पावर तैयार होती है, बिजली तैयार होती है, चाहे वो गैस पे हो, चाहे वो कोयले पे हो, हर एक प्लांट में हम एमकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं, जहां जहां इंडस्ट्रीज है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज, हर एक इंडस्ट्रीज की ऊर्जा की जरूरत ये एमकोल पूरा कर सकता है। जितने भी कमर्शियल प्लेसेस हैं, एक छोटे दुकान से लेके बड़े बिजनेस हाउसेस, इन सब की जरूरत, ऊर्जा की जरूरत आने वाले दिनों में एमकोल पूरा करेगा।
और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन जो हमने दुनिया को दिया है वो है क्लीन कुकिंग फ्यूल, जिसकी जरूरत यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया के 40% से भी ज्यादा परिवारों को है। वो सॉल्यूशन आज हमने दुनिया के सामने रखा है। जितने भी ईवी के व्हीकल्स है, आई मीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो सभी इस एमकोल के द्वारा जो बिजली तैयार करेंगे उसके ऊपर चल सकते हैं। तो एमकोल हमारी ऊर्जा की मैक्सिमम सभी चीजें पूरा कर सकता है। और एट द सेम टाइम हमारे गरीब से गरीब देशों में जो भी व्यवस्था बनी हुई है, जो भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां हम उस व्यवस्था में बिना कुछ चेंज किए हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रॉप इन फ्यूल है। तो ये एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है कि आने वाले दिनों में ये एक सिंगल प्रोडक्ट हमें ना कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनाएगा, लेकिन एक बड़ी कॉर्पोरेट करके हमें एस्टैब्लिश करेगा। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज 8 अगस्त है और इस 8 अगस्त को क्रांति दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन 8 अगस्त को एक क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिस क्रांति ने हमें आजादी दिला दी। दोस्तों 8 अगस्त 1942 में मुंबई में महात्मा गांधी जी ने एक सभा का आयोजन किया था, और जिस सभा में उन्होंने अंग्रेजों को कहा चले जाओ हमारे देश से, और उन्होंने पूरे सभी भारतवासियों के साथ एक आंदोलन की शुरुआत की, और वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन एक क्रांति बन गया, इसलिए इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। एक ऐसी क्रांति बनी कि जिस क्रांति ने आगे 5 सालों में हमें आजादी दिला। दोस्तों ये 8 अगस्त भी एक क्रांति दिन करके इसको मनाया जाता है, इसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्रांति ऐसी अनोखी क्रांति थी कि जहां निहत्थे लोगों ने दुनिया की सबसे सशस्त्र, सबसे स्ट्रांग, सबसे डिसिप्लिन ऐसी आर्मी, उसको ना कि सिर्फ परास्त किया था, लेकिन अपने देश से उनको बाहर निकाल दिया और हमें आजादी दिला दी। दोस्तों ऐसा नहीं कि इस आंदोलन की शुरुआत हुई और अंग्रेज सिर्फ देखते रहे, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने इस मूवमेंट, इस आंदोलन को पूरी तरह से मिटाने के लिए, कुचलने के लिए सब कुछ किया। वो जिसके लिए मशहूर थे, जो उनकी पावर थी, जो डिसिप्लिन था, उसके तहत सब कुछ किया। 8 अगस्त को यह सभा होने के बाद अगले ही दिन 9 अगस्त को उन्होंने सभी जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके साथ साथ सभी लीडर्स, लगभग 1 लाख लोगों को उन्होंने जेल में डाला। उन्होंने अपने पावर्स के साथ, अपने इस बंदूक के जरिए इतने सारे लोगों को उसके ऊपर गोलियां चलाई कि अनुमान है कि ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने अपनी इसमें जान दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरफ उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ उन्होंने पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया। ये वो पीरियड था कि जब उन्होंने मुस्लिम लीग को इतना सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग हर जगह जाती और इस आंदोलन के खिलाफ काम करती, विरोध में काम करती। ये वो समय था कि जब मुस्लिम लीग ने अपनी अलग मुल्क के लिए मांग इतनी स्ट्रांग की कि अभी हमें आजादी तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ जन्म हुआ पाकिस्तान का। तो हर मुमकिन चीज अंग्रेजों ने इसमें की। लेकिन दोस्तों फिर भी ये सबसे यशस्वी रहा। ये आंदोलन, यानी इस आंदोलन को क्रांति कहते हैं, ये आंदोलन इतना यशस्वी था कि उसने हमें आजादी दिलाई। और क्या कारण था कि ये आंदोलन, ये क्रांति इतनी यशस्वी, इतनी सक्सेसफुल हुई? दोस्तों इसके पहले भी आंदोलन हुए थे जो खुद महात्मा गांधी जी ने ही लीड किए थे, शुरुआत की थी। असहकार आंदोलन था, सविनय कायदेभंग आंदोलन था, और वहां तो ये सब थे। लेकिन ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन तो ऐसे था कि ये सब होने के बावजूद एक बहुत बड़ी क्रांति बन गया। और उसका एक ही स्ट्रांग कारण, वो है लोगों का सहभाग। ये लोग बहुत बड़ी ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसके पहले जो भी आंदोलन हुए उसमें सभी नेता या उनका नेतृत्व करने वाले लीडरशिप थे। ये ऐसा आंदोलन था कि कोई लीडरशिप नहीं थी। सभी लीडर्स को, सभी नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में डाला था, लेकिन लोग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इस आंदोलन में शरीक हुए। और सिर्फ शरीक नहीं हुए, उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया जो चमत्कार पहले किसी ने भी किया नहीं था, जो कुछ भी मुमकिन नहीं था। और इन सारे लोगों के सामने इतनी बड़ी सशस्त्र सेना या इतनी स्ट्रांग दुनिया की सशस्त्र सेना भी कुछ नहीं कर पाई। तो जब लोग इकट्ठा होते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक पर्पज के साथ काम करते हैं, तो दोस्तों सब कुछ इस दुनिया में संभव है।
लेकिन ऐसे क्या हुआ और ऐसे कैसे होता है कि लोग पूरी तरह से मर मिटने के लिए तैयार होते हैं? यानी आपको पता होता है कि आप वंदे मातरम बोलोगे और आपके ऊपर गोली चलने वाली, फिर भी आप वंदे मातरम बोलते हैं। आपको पता होता है कि आप उस मोर्चा में जाओगे, उसका भाग होगे और और आप भारत माता की जय बोलोगे और आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएगी, आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाएगी, और फिर भी आप भारत माता की जय बोलते हैं। और ऐसा कैसे होता है? कैसे होता है कि लोग अपनी पूरी जान देने के लिए तैयार होते हैं और वो इसकी परवाह नहीं करते मैं रहूं ना रहूं। वो सिर्फ इसके लिए, इस पर्पज के लिए काम करते हैं कि कल हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये हमारे जो बच्चे हैं, वो एक आजाद हिंदुस्तान में सांस ले पाए, उनको जो चाहे वो कर पाए, उनका भविष्य उज्जवल बना पाए। तो ऐसे विचारों के साथ ये लोग कैसे कैसे करते हैं काम? दोस्तों, ये तब मुमकिन होता है जब उनके मन में उस चिंगारी का, उस ज्वाला का निर्माण होता है, और वही चिंगारी, वही ज्वाला का निर्माण इस आंदोलन ने किया। दोस्तों, अंग्रेजों ने 150 साल से भी ज्यादा राज किया। ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम टाइम इस पूरे कालावधि में 80% लोगों को तो ये पता ही नहीं था, ये रियलाइजेशन नहीं था कि हम गुलामी में जी रहे हैं। यानी जो व्यवस्था आजू-बाजू थे, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, सब कुछ था, ये उनको ही यही नॉर्मल लग रहा था उनको। सिर्फ 20% लोग थे जिनको पता था कि हम गुलामी में हैं, और वो उसके खिलाफ काम कर रहे थे। उसमें छोटे मोटे राजा थे, क्रांतिकारी थे, और वो अपने लेवल में अपने तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे, अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए काम कर रहे थे, अब अपनी स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा मूवमेंट था कि इस मूवमेंट में ये सभी लोग एक हो गए और फिर उन्होंने वो रिजल्ट करके दिखाया। दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसके पहले, यानी इसके पहले एक इंसिडेंस ऐसे हुआ था। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि जब अंग्रेज ऑलमोस्ट इस देश को छोड़ के चले जाने वाले थे, और वो था 1857 का रिवॉल्ट, सैनिकों का विद्रोह। उस टाइम पे हिंदू मुसलमान सैनिक सब एकजुट होकर इस तरह से लड़े कि कुछ घंटों में अंग्रेजों को लगा कि हमें अभी ये देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ कमियां रही, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, जैसे कम्युनिकेशन का अभाव रहा, नेतृत्व का अभाव रहा, कि जिसकी वजह से हम ये कर नहीं पाए। लेकिन वो ताकत अंग्रेजों ने देखी, ताकत देखी कि किस तरह से अगर हिंदू मुसलमान एक हो जाते तो हम कुछ घंटे में हमें जाना पड़ेगा। और उसके बाद 1857 के बाद सिर्फ एक पॉलिसी के ऊपर, सिर्फ एक चीज के ऊपर अंग्रेजों ने हमेशा काम किया, और वो था डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, हर मुमकिन जगह पे। और जहां पॉसिबिलिटी नहीं भी थी, वहां पॉसिबिलिटी तैयार करके उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया, और वहां से जो शुरुआत हुई वो बाद में आखिर पाकिस्तान का जन्म होके खत्म हो गया। दोस्तों, लेकिन अल्टीमेटली जैसा हमने देखा कि इस आंदोलन ने, इस क्रांति ने हमें वो आजादी दी, वो रिजल्ट दिया। और वो रिजल्ट पहले 150 सालों में क्यों नहीं आया? 150 सालों में भी हम देखते हैं कि 20% लोग थे जो अपने तरीके से, अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे, क्रांतिकारी थे, छोटे मोटे राजा थे, और उन्होंने सब कुछ अपना निछावर भी किया, सब कुछ पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन आजादी तब मिली जब ये सभी लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए। आजादी तभी मिली जब वो एक पर्पज के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने काम किया, और उस काम के साथ भले ही उनके पास कुछ शस्त्र नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई जरूरत ही नहीं, ये सब करे जब ये एक विचार के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक लक्ष्य के साथ इतने सारे लोग जब काम करते हैं ना, तब हर चीज मुमकिन है, हर चीज हम कर सकते हैं। और यही है सीक्रेट, यही है सक्सेस का सीक्रेट। और दोस्तों, ऐसा ही काम हमें इस आंदोलन में करना पड़ेगा। दोस्तों, आज दुनिया के ऊपर बहुत 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 बड़ा संकट है। यानी हमने जो काम किया वो हमारे देश, हमारे मुल्क की आजादी के लिए किया, लेकिन आज इतना गहरा संकट है कि आज इस दुनिया का हर देश संकट में है, उनके एग्जिस्टेंस के संकट में। हमने तब काम किया जब लोग, मनुष्य, वो गुलामी में थे। आज इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक पशु पक्षी प्राणी, हर एक जीव खतरे में है, और इन सबको हमें संकट से बचाना है। और उसका जरिया है कि हमें इस ऑयल इकोनॉमी को बंद करके हमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल इकोनॉमी कारण है इन सब चीजों का। और दोस्तों, ये बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि ऑयल वो चीज है कि आज वो दुनिया चला रही है।
ऑयल वो चीज है कि जिसके ऊपर आज पूरे दुनिया के पॉलिटिक्स चलते हैं। ऑयल वो चीज है कि आज हर बिजनेस सेक्टर आज इस ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम उस ऑयल को इरेडिकेट करने की, उस ऑयल का निर्मूलन करने की बात करें तो दोस्तों ये बहुत 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 बड़ा काम है। यानी हम सोच नहीं सकते इतना बड़ा काम है। इसीलिए इतनी बड़ी क्रांति की भी जरूरत है। बहुत बड़ी क्रांति हमें करनी पड़ेगी, तब जाके हम इस दुनिया को इस संकट से दूर करेंगे। और दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। बिजनेस जब आता है, बिजनेस की जब क्वेश्चन होता है, जब पैसे आते हैं, तो लोग किसी भी हालत में, किसी भी स्तर पर चले जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने बिजनेस के लिए, उस पैसे के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली बिजनेस करने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। अंग्रेज, उन्होंने पहले कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत के साथ कपड़ों का व्यापार करने के लिए बनी थी। और इस बिजनेस के जरिए ही उन्होंने हमको इतना गुलाम बनाया। और आज तो आप देखोगे ये ऑयल पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। आज हर एक बिजनेस सेक्टर इस ऑयल के ऊपर डिपेंड है। हम जब भी ऑयल के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ ईंधन नजर आता है, हमें पेट्रोल डीजल नजर आता है। दोस्तों, हर चीज आज ऑयल से बन रही है। आज हमने जो कपड़े पहने हैं ना, 80% कपड़े बने हैं इस तेल से। आज हमारे पास जो जूते हैं, जो चप्पल है, 90% से भी ज्यादा ये चप्पल, जूते सब कुछ बन रहा है तेल से। हमारे घर में जो फर्नीचर है ना, 90% से भी ज्यादा फर्नीचर आज इस तेल का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप केमिकल, हम सुबह उठ के जो टूथपेस्ट लेते हैं, जो ब्रश है, ये प्लास्टिक ब्रश, सब कुछ इस तेल से आता है। दिन भर जो कुछ इस्तेमाल करते हो, मैक्सिमम चीज तेल से बनती है। और हम कह रहे हैं कि हम इसको मिटा देंगे, हम इस तेल को मिटा देंगे और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था लेके आएंगे। सर, इतना आसान नहीं है। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब बिजनेस की बात होती है ना, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते, कुछ भी कर सकते। ये ऑयल, ये बिजनेस, ये एक्चुअली दुनिया में वॉर तैयार करता है। आज जितने भी इंटरनेशनल युद्ध जो अभी तक हुए, उसके पीछे यही था, ऑयल। और दोस्तों, हमारे देश में ही देखिए ना, आज हमारे देश में एक परिस्थिति बनी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच में एक तनाव, ऐसी परिस्थिति बनी हुई, तनाव बना है। और इसका कारण है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर पहले 25% और बाद में फिर से 25% करके 50% इतना आयात शुल्क लगाया है। अभी ये भारत और अमेरिका, इनका जो व्यापार होता है वो पॉजिटिव है। भारत उनसे आयात कम करता है, निर्यात ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। लेकिन अभी इसी निर्यात के ऊपर उन्होंने 50% शुल्क लगाने के बाद ये चीजें महंगी होने वाली। और इसलिए वहां के जो लोग हैं, वहां के कस्टमर्स है, आजू बाजू किसी दूसरे देश से शायद वो लेंगे। और इसका असर हमारे उद्योगों के ऊपर होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होगा, हमारी जीडीपी के ऊपर होगा। और आपको पता है इसका कारण क्या है? क्यों ट्रम्प साहब ने ये किया? उसका कारण है ऑयल। उसका कारण है कि हमने रशिया से ऑयल खरीदा, रशिया से ऑयल खरीद रहे। उसका कारण है कि जो अमेरिका ने जो दुकानें चालू की है, वहां से हम नहीं खरीद रहे। रशिया छोड़ के ये इजराइल, यूएई, इराक, ये सब जो चीजें हैं ना, ये देश, अलग अलग देश है कि जहां से हम ऑयल ले सकते हैं। ये सिर्फ अमेरिका, ये सभी अमेरिका के कंट्रोल में है, अमेरिका की दुकान है। अमेरिका चाहते हैं कि आप इनसे ऑयल खरीदो। ये ऑयल खरीदना पड़ता है यूएसडी में या अमेरिकन डॉलर में, और फिर ये अमेरिकन डॉलर का फिर वो रेट होता है जो रेट हम देखते हैं। तो ये पूरे ऑयल के ऊपर का बिजनेस है। ट्रम्प चाहता है कि हम ऑयल उनसे ना खरीदे रशिया से, तो इनसे खरीदे। वो चाहते हैं कि ऑयल के द्वारा वो पूरे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल करे। इतना क्या, ट्रम्प ने Recording in क्लाइमेट progress. चेंज क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको क्या नुकसान हो रहा है, वो तेल के ऊपर, तेल बिजनेस के लिए इतना कुछ करे, इतने लेवल के लिए कर रहा है। और दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में जब हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है, किस तरह से पूरी दुनिया के ऊपर ये ऑयल राज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, स्लेव बना के रखा है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम कहते हैं कि इस ऑयल को हमें इरेडिकेट करना है, ऑयल को मुक्त करना है, बंद करना है, तो दोस्तों इसका एक ही तरीका है, और वो है जन आंदोलन। कोई दूसरा तरीका नहीं,
कोई देश नहीं चेंज कर पाएगा, ना कोई गवर्नमेंट चेंज कर पाएगी, ना कोई पॉलिसी चेंज कर पाएगी। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी सिर्फ डिस्कशन होगी, बहस होगी, सब कुछ होगा, शायद कुछ रेजोल्यूशन बने, लेकिन कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा जब लोग ये करते नहीं, जब तक ये आंदोलन नहीं करते, जब तक ये क्रांति नहीं करते, तब तक कुछ नहीं हुआ। कस्टमर्स है, ये लोग है जो डिसाइड करेंगे कि हम वो क्या लें। और ये इस तरह का ये आंदोलन होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि मैं काम करूंगा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रकृति के लिए, हमारे धरती माँ के लिए। और दोस्तों, जब कस्टमर्स को डिसाइड करना है कि हमें प्रोडक्ट, मैं कृषि आधारित प्रोडक्ट्स लूंगा, तो ऐसा नहीं कि हम उनको इंफीरियर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तेल आधारित जितनी भी वस्तु है ना, उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर, कहीं ज्यादा बेहतर, कई गुना बेहतर है हमारी इस कृषि आधारित प्रोडक्ट्स। किसी भी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट आप चुनिए और देखिए कि जब वो प्राकृतिक चीजों से बनता है, जब वो खेतों से बनता है या प्राकृतिक किसी भी चीजों से बनता है, कितना जबरदस्त होता है। और आज वैसे देखा जाए तो मार्केट में आप देखोगे तो ये ऑयल से बनी हुई चीजें एकदम सस्ती मिलेगी आपको, और ये चीजें महंगी भी मिलेंगी, लग्जरीज भी मिलेंगी, और उसको बहुत अच्छा करके समझते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन ये जो कंपनी है ना, ऑयल बेस्ड कंपनी, ये ना हर बार जब भी मार्केटिंग बिजनेस करते हैं ना, वो अपने फायदे के अनुकूल ये सब काम करती है। इनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना धंधा चलना चाहिए, बस इतना काम करती है। और कोलगेट जब इस भारत में आई तो कोलगेट का एक विज्ञापन था कि सेहत के लिए बादाम और दांतों के लिए कोयला। और आज उसी कोलगेट का एक महंगा वाला टूथपेस्ट है जिसमें चारकोल यानी कोयला है। पहले जब ये सब प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान लीवर, ये सब कंपनी आई थी, सब शैम्पू, साबुन, बिबुन, ये सब हमारा सबसे अच्छा करके उन्होंने, और इतनी मार्केटिंग करते हैं लोग, दिन रात मार्केटिंग करते, वो उन्होंने किया, हमारी व्यवस्था को डिस्प्लेस किया। और अभी आप देखोगे तो किसी शैम्पू में अगर नीम का तेल है कि तुलसी का तेल है तो वो महंगा है, वो ऑर्गेनिक रिच्ड है, ऐसा वैसा करके अभी वो बेच रहे। तो जब प्रोडक्ट्स की बात थे, क्योंकि हमें ना कि सिर्फ कस्टमर्स को एक ऑयल से लेके कृषि आधारित में जाना है, हमें कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स देने, हम उनका भी फायदा करा के दें। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम इनके कई सारी चीजें, उनकी जो जरूरत है वो अच्छी तरह से हम पूरे करने वाले इन सभी चीजों के साथ। और दोस्तों देखो, बात बिजनेस की नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ऐसा नहीं कि हमारे देश को कृषि आधारित है तो इसलिए हम वो करना चाहते हैं। बात उसके बहुत बहुत आगे है। हमको अंदाजा ही नहीं कि हम किस संकट का सामना कर रहे हैं, हमको अंदाजा नहीं कि कितना बड़ा संकट आज हमारे सामने। आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज देखिए ना, आप देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में कितने भी डेवलप्ड नेशन, कितनी भी डेवलप्ड आप जगह हो, कभी देखा नहीं ऐसी चीजें हो रही है आज। और आप कितने भी आधुनिक क्यों ना हो, आपके पास, आप कुछ नहीं कर सकते प्रकृति इसके सामने, वो अलग ही है। दोस्तों अभी हमारे देश की बात करते हैं ना, 2 दिन पहले उत्तराखंड में क्या हुआ। 2 दिन पहले उत्तराखंड में, अभी ये कैमरे पे चित्रित है, आप देख सकते हैं इसको, आपके आंखों के सामने कुछ मिनटों में एक गांव पूरी तरह से मिट गया। और ये नहीं कि पहली बार ये उत्तराखंड में हुआ, पिछले कुछ सालों से हर साल ये हो रहा है। इस साल हम देख रहे हैं कि मानसून बारिश, क्या पैटर्न है बारिश का। मई में ऐसी बारिश हुई जो जून में होनी चाहिए थी, और जून जुलाई में जो होनी चाहिए तो वैसे हुई नहीं, जहां होना चाहिए वो हुई नहीं। और दोस्तों ये सब जो प्राकृतिक दुविधा आती है ना, ये डिजास्टर होते हैं ना, उसके सामने हमें कुछ भी नहीं है, यानी मनुष्य की कुछ हैसियत ही नहीं है प्रकृति के सामने कुछ करे। और ऐसी परिस्थिति अब बढ़ती 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 जा रही है, ये संकट गहरा होता जा रहा है। और इसका कारण है ये तेल, हर चीज बन रही है आज तेल से, और जिसका इस्तेमाल करने के बाद हम फेंक देते हैं, वो कचरा तैयार होता है, उसको जलाते हैं, और उसके वजह से आज इतना बड़ा एक क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक्चुअली कारण है। और दोस्तों इसके लिए हमें ये करना हो, और इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ आंदोलन है। हम सिर्फ एक जगह बैठ के अपने नॉर्मल बिजनेस सामान इसको नहीं कर सकते। जब लोग इग्नाइटेड, लोग जब एक होंगे ना, तभी जाके हम इसको अचीव कर सकते हैं। और हमारी स्ट्रैटेजी एकदम डिफाइंड है, और वो है 5E मिशन। दोस्तों सभी कंपनियां क्या करती है, सभी कंपनियां प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करती है। ये अपना प्रोडक्ट है, इसको बड़ा करते हैं, उसको ज्यादा सेल करते हैं और कंपनी को बढ़ाते हैं।
अगर हमारे जगह पे दूसरी कोई भी कंपनी होती तो वो क्या सोचती, एमकोल एमकोल इतना अच्छा प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया को जरूरत है, तो कैसे एमकोल के ऊपर धंधा करे, कैसे जल्द से जल्द प्रोजेक्ट लगाए, कैसे और ज्यादा लगाए, कैसे धंधा करे, कैसे अच्छा पैसा कमाए। लेकिन हमारा अप्रोच वो नहीं है। हमारा अप्रोच है कम्युनिटी, हमारा अप्रोच है समाज, हमारा अप्रोच है कि हमें इस समाज से ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था ना उसको मिटाना है। हमें वो उस पर्पस, हम उस मिशन, उस विजन के लिए काम कर रहे हैं। हमारा अप्रोच कम्युनिटी है, वो समाज है, वो लोग है। और हमारा तरीका क्या है काम करने का कि उस समाज में, उस जगह में जितने भी तेल आधारित चीजें बन रही है, ईंधन तो एमको डेली, कोई भी चीज जो बन रही है उसको पूरी तरह से रिप्लेस करें, पूरी तरह से उसको एलिमिनेट करके उसको रिप्लेस करें कृषि आधारित चीजों के साथ। ऐसी चीजें जो वहां के ही लोग बनाएंगे, बाहर से कोई लाने की जरूरत नहीं, वहां के लोग बनाएंगे। रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग हमारी महिलाएं करेगी, और वो जो बिजनेस प्रमोशन का काम है हमारे युवा करेंगे। और इस प्रोसेस में 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें तैयार करके, इस प्रोसेस में उस क्षेत्र का जितना भी पोटेंशियल है, खेती को लेके, ह्यूमन स्किल्स को लेके, नॉलेज को लेके, उसको मैक्सिमम महत्तम चीज पे लेके जाना है। और वहां के क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक उसका विकास करना है, उसको सुजलाम सुफलाम बनाना है। और ये स्ट्रैटेजी के साथ ही हमें काम करना है। और दोस्तों, इसीलिए ये हमारी बिजनेस रोड मैप भी है। हमारा बिजनेस रोड मैप क्या है कि हमें हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, हर एमवीपी, हर एमएसएस के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी। तो उसका मतलब है कि उस उद्योजक के लेवल पे जो कम्युनिटी है उसमें बिजनेस की शुरुआत करनी। अभी एमवीपी और ये जो बिजनेस का साइज होगा ये कम से कम 5,000 परिवारों का होगा। मुझे पता है कि कई सारे ग्राम पंचायत में 5,000 परिवार नहीं, इतने सारे लोग नहीं रहते, तो हम रीऑर्गेनाइज करें। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र भी है, हमारे पास शहरी क्षेत्र भी। तो हम इस तरह से काम करेंगे कि हर एमवीपी के पास 5,000 परिवार, यानी वहां 21,000 से लेकर 25,000 इतना पॉपुलेशन, इतने लोग। और दोस्तों, उस पॉपुलेशन पे आज की तारीख में कम से कम 500 करोड़ की अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है, 500 करोड़ की जीडीपी का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब वहां 500 करोड़ की वस्तुएं और सेवा का निर्माण हो रहा है, और मैक्सिमम सभी वस्तुएं ये आज तेल आधारित है। और हमारा लक्ष्य है कि हमें इस तरह से काम करना है कि आगे के 3 साल में कम से कम 20% ये जो अर्थव्यवस्था है ना, 20% अर्थव्यवस्था हमें कृषि आधारित करनी है। और नंबर्स में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों, 3 साल में हमें हर एक एमवीपी के लेवल पे उस 5,000 परिवारों के लेवल पे 100 करोड़ का टर्नओवर करना है। और ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी ये अचीव करने के बाद हमारे हर एमवीपी और उनके परिवार के लिए कभी भी बिजनेस की या कभी भी करियर की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इतना बड़ा ये बिजनेस है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये हम काम करेंगे ना, तब ये आंदोलन एक क्रांति में बदल जाएगा। ये एक मोमेंटम ले लेगा, और ये मोमेंटम, ये गति फिर नहीं रुकेगी। ये गति तब तक अपना जो लक्ष्य है वहां जाके रुकेगी। ये पूरी तरह से तेल आधारित अर्थव्यवस्था एलिमिनेट करेगी, तब जाके रुकेगी। और दोस्तों, जीडीपी आज हम देखेंगे ना कि 20 से 25,000 लोगों के ऊपर 500 करोड़ की जीडीपी है, ये बहुत कम है। दुनिया में जो ग्लोबल एवरेज है वो हमसे 5.5 गुना है, 5.5-6 गुना है। लेकिन दोस्तों, जब हम काम करेंगे, आज हमारी जीडीपी इतनी कम क्यों है? क्योंकि ये तेल आधारित सब जीडीपी है, तेल आधारित व्यवस्था है, इसलिए हमारे यहाँ लिमिटेशन है। लेकिन जब एक कृषि आधारित करेंगे तो हमारे जैसा पोटेंशियल ही नहीं किसके पास, ना अमेरिका के पास, ना चीन, ना जापान, कोई भी देश नहीं। जब एक कृषि आधारित करेंगे जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है, तो फिर हम बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर हम इसको ग्लोबल एवरेज पे लेके जाएंगे तो हम दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, चीन के भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है वो इतना अच्छा है कि हम अमेरिका के आगे भी इसको हमेशा जाने वाले, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बना के दिखाएंगे। लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा? ये सिर्फ हमारे एक लेवल पे बिजनेस करने से नहीं होगा। ये तब होगा जब हम अपने इस मिशन के साथ लोगों को जोड़ेंगे, जब इस लोगों में वो चिंगारी का निर्माण करेंगे। आज कैसे हो रहा है कि आज ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस है। हर किसी को पता है कि यस, मुझे कुछ करना है, ये बहुत जरूरी है। आज बच्चों से ले आप पूछोगे तो भी उसको पता है, बूढ़ों तक।
अभी इस चीज में लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सब चीजों को सॉल्यूशन की तरफ। अब इन सभी लोगों को हमें एक मंच पे लेके आना हो, एक मंच पे लेके आना जाए और एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक विचार के साथ, एक पर्पस के साथ, एक लक्ष्य के साथ हमें काम करना होगा। और मैं तो समझता हूं कि चिंगारी ऑलरेडी है लोगों में, बस ये चिंगारी जब हम इस एक मंच पे जब इनको लेके आएंगे ना, तब ये ज्वाला बन जाएगी और ये क्रांति, ये ज्वाला फिर अब जो हमें असंभव लगता है वो काम करके दिखाए। ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करने का हम सिर्फ और सिर्फ लोग करेंगे। यानी अगर हम 5,000 परिवारों के लिए काम कर रहे हैं ना, ऐसा समझे कि कम से कम 3,000 परिवार अपने साथ इस मिशन में होने चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम इसकी बात करें। अभी पहले जब आंदोलन हुआ, पहले जब क्रांति हुई, तो लोगों ने जान दी, सब कुछ दिया। ऐसा तो अभी करना नहीं, अभी तो मिलके आर्थिक समृद्धि के लिए काम करना है, मिलकर हमारे देश के समृद्धि के लिए काम करना है, हमारे किसान और महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए काम करना है, आपके मेरे जो 5E मिशन है उसके लिए काम करना। तो ये बहुत जबरदस्त ऐसी स्ट्रैटेजी। और एक ही चीज हमें करना है कि लोगों को लेके उस विचारधारा के साथ, एक मंच पे साथ, उस ज्वाला के साथ, उस अग्नि के साथ इस क्रांति की शुरुआत करनी है। और दोस्तों यही हमारा मिशन, यही हमारा पर्पस है इस पर्व में। इस पर्व में हमें कौन से रिपोर्ट कार्ड बनाने हैं, क्या अंक है, क्या नंबर है, ये सब सेकेंडरी है। महत्वपूर्ण क्या है कि इस साल हमें सब करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म के, एक ऐसे आंदोलन की तैयारी शुरुआत करनी है, एक ऐसी क्रांति की शुरुआत करनी है जो क्रांति हो अपने माँ के लिए, अपने प्रकृति के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए। वो क्रांति हो हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए और हमारे वहां के लोग, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। वो क्रांति हो आर्थिक समृद्धि के लिए, ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके कृषि आधारित व्यवस्था करने के लिए, और एक कृषि आधारित व्यवस्था के ऊपर भारत को फिर से नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। और इस क्रांति की शुरुआत हम इस साल करेंगे, इस साल इस क्रांति की शुरुआत करेंगे। इस प्रोसेस में हम अपने देश को फिर से दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और अपने देश को फिर से उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा, फिर से इस दुनिया का सबसे महान देश बनाएगा। जय हिंद, जय हिंद।